दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आज फिर एक नया सूरज निकला है, आज फिर एक नई सुबह ने अंगड़ाई ली है, आज फिर एक नया सफर हमारे सामने है। इस नए सफर पर मैं फिर से आपका हमसफर, हमनवा और हमसाया बनकर चलने के लिए तैयार हूं। साथ में होंगे कुछ किस्से, कुछ यादें, कुछ तराने। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के पहले किस्से में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कागज के फूल गुरुदत्त के साथ सचिन देव बर्मन की आखिरी फिल्म हुई। दूसरा किस्सा होगा मीना कुमारी की वसीयत का। क्या वजह थी कि मीना कुमारी की विल इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, आज जानेंगे। दिल ने फिर याद किया, इसमें आज याद करेंगे चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण को। फिर प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान के हिंदी फिल्मों के सफर पर चर्चा होगी आज के चौथे सेगमेंट में। आप किसी को खेल सिखाएं और कुछ दिनों में वही आपको बुरी तरह हरा दे तो कैसा लगेगा। अभिनेता इफ्तिखार के साथ भी यही हुआ। क्या था पूरा वाकया बताऊंगा पांचवें किस्से में। और अंत में एक लिसनर का सवाल, उन्होंने पूछा है कि क्या मनोहर श्याम जोशी ने कभी राज कपूर के लिए काम किया है। तो शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात 1958 की है। गुरुदत्त एक फिल्म बना रहे थे, कागज के फूल। लेखक थे अबरार अलवी, मुख्य कलाकार थे गुरुदत्त, वहीदा रहमान, बेबी नाज, महमूद, मीनू मुमताज, सुलोचना, जॉनी वॉकर। और फिल्म के संगीत के लिए चुना गया सचिन देव बर्मन को। फिल्म की कहानी गुरुदत्त के जीवन से मिलती जुलती थी। इसमें गुरुदत्त के वैवाहिक जीवन के बिखराव की कहानी भी परिलक्षित होती थी। न जाने क्यों ये बात सचिन देव बर्मन को नागवार गुजरी। सचिन देव बर्मन ने गुरुदत्त से कहा कि वो इस फिल्म को ना बनाए। इस तरह अपनी निजी जिंदगी की सरेआम नुमाइश करना बर्मन दादा को ठीक नहीं लगा, लेकिन गुरुदत्त नहीं माने। सचिन देव बर्मन ने बहुत इसरार किया, लेकिन गुरुदत्त अपने इरादे पे अटल थे। अब सचिन देव बर्मन ने अपना आखिरी दांव फेंका। उन्होंने गुरुदत्त के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। शर्त यह थी कि अगर गुरुदत्त इस फिल्म को, इस सब्जेक्ट को, इस कहानी को बनाने की जिद नहीं छोड़ते हैं तो कागज के फूल गुरुदत्त के साथ एस.टी. बर्मन की आखिरी फिल्म होगी। लेकिन गुरुदत्त के लिए तो कागज के फूल बनाना जुनून था, पागलपन था। सो उन्होंने सचिन देव बर्मन की बात नहीं मानी और इस तरह कागज के फूल गुरुदत्त के साथ सचिन देव बर्मन की आखिरी फिल्म साबित हुई। बर्मंदा अपनी बात पर कायम रहे और गुरुदत्त की अगली फिल्म के लिए एक नया संगीतकार गुरुदत्त को चुनना पड़ा। फिल्म थी 14वीं का चांद और संगीतकार थे रवि। टुकड़े टुकड़े दिन बीता है, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। मीना कुमारी ने इस दुनिया से जाने से पहले अपनी वसीयत बना ली थी। उन्होंने अपनी जायदाद कैसे तकसीम की और क्यों उनकी वसीयत अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, क्या हुआ उनकी प्रॉपर्टी का, यही सब बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। मीना कुमारी आखिरी वक्त में अपने पति कमाल अमरोही से अलग रहने लगी थी। उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। ऐसे में उनके रिश्तेदार उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने लगे। उनके रिश्तेदारों में ज्यादातर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए जाहिर है कि जिस रिश्तेदार का जैसा रिश्ता
मीना कुमारी से निकलता था उसने वैसे ही उम्मीद बांध रखी थी। इस तरह उनके आखिरी वक्त में ऐसा कोई भी नहीं था जो निस्वार्थ उनके पास आया हो। अब सवाल ये उठता है कि फिर मीना कुमारी की जायदाद का क्या हुआ? क्या ये जायदाद उनके पति कमाल अमरोही को मिली? तो इसका खुलासा कर देता हूं। अपनी जायदाद खुद अपने मन मुआफिक बढ़ जाए, इसके लिए मीना कुमारी ने वसीयत बनाई थी। ये वसीयत उन्होंने 6 मार्च 1972 को बनाई थी। इस जायदाद के मुताबिक फिल्मों से होने वाली आमदनी और उसके ब्याज का बहुत बड़ा हिस्सा लायंस क्लब के लिए रखा गया था। उन्होंने दिली ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनकी आय का आमदनी का एक हिस्सा ब्लाइंड्स वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। वो चाहती थीं कि इसके लिए एक ट्रस्ट बना दिया जाए। खार का उनका फ्लैट उन्होंने अपनी बड़ी बहन खुर्शीद के नाम कर दिया था। मीना कुमारी की आमदनी, पॉलीडोर रिकॉर्ड्स की बिक्री से होने वाली आय, उनकी 2 कारें और यदि उनकी जीवनी लिखी जाती है तो उससे होने वाली इनकम उन्होंने शिया एजुकेशन ट्रस्ट के नाम कर दी थी। पर क्या मीना कुमारी के इंतकाल के बाद उनकी जायदाद का बंटवारा उनकी मर्जी के मुताबिक हो पाया? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उम्मीद के उलट मीना कुमारी इस दुनिया से गईं तब खुद कर्जदार थीं। उनके ऊपर इनकम टैक्स का 5 लाख रुपया बकाया था। मीना कुमारी के नज़दीकी लोगों ने कमाल अमरोही से इसरार भी किया कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बकाया चुका दें और कम से कम मीना कुमारी के जाने के बाद तो उनकी रेपुटेशन बचा लें। लेकिन कमाल अमरोही नहीं माने। मीना कुमारी की करीबी थी नरगिस दत्त, जिन्होंने सरकार की तरफ से टैक्स माफ करवाने की कुछ कोशिशें जरूर की। हालांकि नरगिस दत्त तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नजदीकी हुआ करती थी, लेकिन नरगिस दत्त की कोशिश नाकाम हो गई। लिहाजा और इसी वजह से मीना कुमारी की बहुत सी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। बांद्रा की काजी होम सोसाइटी में उनकी प्रॉपर्टी किराएदारों और कमाल अमरोही के बीच अदालती मामलों में फंस गई। कहा जाता है कि इस प्रॉपर्टी में 152 परिवार किराए पर रहते थे। अदालती मामले को कमाल अमरोही के बाद उनके बेटे ताजदार ने जारी रखा। फरवरी 2014 में बांद्रा कोर्ट ने ताजदार के पक्ष में फैसला सुना दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही कोर्ट ने ताजदार अमरोही के पक्ष में फैसला सुनाया, मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद की बेटी शाहीना राणा ने प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक दिया और बांद्रा कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। प्रॉपर्टी फिर अदालत में उलझ गई। मीना कुमारी, जिन्हें जीते जी इंसाफ नहीं मिल सका, मरने के बाद भी अदालतों में उनका नाम उछलता रहा। शायद ऊपर वाले की अदालत में उन्हें इंसाफ मिल गया हो और वहां वो सुकून से हों, यही दुआ करता हूं। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, राह देखा करेंगे सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। मीना कुमारी। ब्रेक के बाद होगा हमारा रेगुलर सेगमेंट दिल ने फिर याद किया, और आज याद करेंगे मशहूर चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण को। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज हम जिस फनकार को याद कर रहे हैं उनकी कुछ फिल्में आपको याद दिला दूं। बैजू बावरा, अनारकली, नया दौर, 20 साल बाद, दिल एक मंदिर, धूल का फूल, वक्त, हमराज, शहर और सपना, नौनिहाल, दीवार, महबूबा, काला पत्थर, त्रिशूल एंड लॉन्ग लिस्ट। ये वो फिल्में हैं जो हिंदी फिल्म इतिहास में अपना खास मकाम रखती हैं। इन फिल्मों में
एक अभिनेता ऐसे थे जो अपने अलग अलग किरदारों में अपना अलहदा रंग छोड़ देते थे। किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा, गांव का हो या शहरी, अमीर हो या गरीब, ये फनकार थे मनमोहन कृष्ण। जनाब मनमोहन कृष्ण का जन्म 26 फरवरी 1922 को लाहौर में हुआ। उनकी पहली फिल्म के बारे में जानकारी मिलती है ये कि 1949 की अपना देश उनकी पहली फिल्म रही होगी, जो राजकमल कला मंदिर की प्रस्तुति थी। इसके बाद 1952 में बैजू वावरा, 1953 में अनारकली जैसी हिट फिल्मों में काम किया उन्होंने। 1957 की फिल्म नया दौर के साथ ही मनमोहन कृष्ण बी.आर. चोपड़ा कैंप का एक जरूरी हिस्सा बन गए। बी.आर. चोपड़ा के साथ ही वो यश चोपड़ा की भी बहुत सी फिल्मों में अहम किरदारों में नजर आए। बी.आर. चोपड़ा की ही धूल का फूल के लिए मनमोहन कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस फिल्म में उन्होंने अब्दुल रशीद का यादगार किरदार निभाया था। फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो का सिंगिंग टैलेंट कंपटीशन कैडबरी फुलवारी भी होस्ट किया। चोपड़ा परिवार उनकी प्रतिभा पर किस तरह विश्वास करता था, इसकी मिसाल देखने को मिली फिल्म नूरी में। नूरी का निर्देशन यश चोपड़ा ने मनमोहन कृष्ण जी को सौंप दिया। एक बिल्कुल ही नए हीरो फारूक शेख और नई हीरोइन पूनम ढिल्लों के साथ भी फिल्म नूरी मनमोहन कृष्ण जी के निर्देशन में एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। लगभग 250 फिल्मों में काम करने के बाद 3 नवंबर 1990 को 68 साल की उम्र में मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल में मनमोहन कृष्ण जी का देहांत हो गया। समस्त विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्वजा लहराने वाले मशहूर सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान के हिंदी फिल्मों में योगदान की चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। उस्ताद अली अकबर खान अलाउद्दीन खान साहब के बेटे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सैनिया महियर घराने के रोशन नुमाइंदे थे। हिंदुस्तानी संगीत और सरोद को जो ऊंचाइयां उस्ताद अली अकबर खान ने दी हैं वो अप्रतिम हैं। आज हम बात करेंगे उन हिंदी फिल्मों की जिनमें अली अकबर खान ने संगीत दिया। अपने वालिद के पिता के सानिध्य में कड़ी मेहनत और संगीत और मौसीकी की तालीम लेने के बाद 40 के दशक के मध्य में अली अकबर खान जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के दरबार में चले गए। यहां उनके साथ उनके शिष्य जयदेव भी थे। कुछ साल जोधपुर रहने के बाद 50-51 में वो बंबई आ गए। जयदेव भी उनके साथ ही बंबई आ गए। बंबई में उन्होंने अपने सरोद वादन के 78 आरपीएम रिकॉर्ड किए और फिल्मों में भी संगीत देना शुरू किया। उनका फिल्मी सफर चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म से शुरू हुआ। 1952 में उनके संगीत निर्देशन में पहली फिल्म आई आंधियां, जिसके मुख्य कलाकार थे देवानंद, निम्मी, कल्पना कार्तिक, दुर्गा खोटे, जॉनी वॉकर और के.एन. सिंह। फिल्म के गीत लिखे थे पंडित नरेंद्र शर्मा ने। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में पंडित रविशंकर ने सितार और पन्नालाल घोष ने बांसुरी के माध्यम से अहम योगदान दिया था। फिल्म में कुल 8 गाने थे, जिन्हें लक्ष्मी शंकर, सुरेंद्र कौर, लता मंगेशकर, आशा भोसले और हेमंत कुमार ने गाया था। अली अकबर खान के सम्मान में लता मंगेशकर ने इस फिल्म में गाना गाने के लिए 1 पैसा नहीं लिया। इसके बाद खान साहब ने 1953 में नवकेतन की ही फिल्म हम सफर में संगीत दिया। मुख्य कलाकार थे देवानंद, कल्पना कार्तिक, स्मृति विश्वास, जॉनी वॉकर और मोहन सैगल। गीत लिखे थे
साहिर लुधियानवी ने। इस फिल्म में भी 8 गाने थे जिन्हें गाया था लता मंगेशकर, गीता दत्त, आशा भोसले, तलत महमूद और किशोर कुमार ने। इन दोनों फिल्मों में अली अकबर खान के असिस्टेंट थे जयदेव। इसके बाद मिड 50s में अली अकबर खान विदेश दौरों में व्यस्त हो गए और इस तरह हिंदी फिल्मों से दूर होते गए। बाद में उन्होंने 1954 में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशक में सितार वादक पंडित निखिल बैनर्जी के साथ फेरी में सरोद बजाया। 1955 की फिल्म सीमा में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर के गाए सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी में भी अली अकबर खान का सरोद बड़ा प्रमुख है। हिंदी फिल्मों में अली अकबर खान साहब की पारी यहीं खत्म हो गई, पर लेट 50s में जब वो कलकत्ता में सेटल हो गए और वहां अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक शुरू किया तो बंगाली फिल्मों में संगीत देते रहे, जिनमें खास हैं 1960 में सत्यजीत रे की देवी और तपन सिन्हा की क्षुधित पाषाण। 1963 में अली अकबर खान ने आइवरी मर्चेंट की फिल्म्स हाउस होल्डर में संगीत दिया। मिड 60s में अली अकबर खान अमेरिका चले गए और वहीं बस गए और इस तरह उनका हिंदुस्तानी फिल्मों से नाता टूट गया। 1967 में उन्होंने अमेरिका में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। लगभग 40 साल तक विदेशों में भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार करने के बाद 18 जून 2009 को अमेरिका में ही उनका निधन हो गया। इफ्तिखार ने अशोक कुमार को एक खेल सिखाया, फिर उसी खेल में अशोक कुमार उनसे बहुत आगे निकल गए। कौन सा था ये खेल, ये बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो के नंबर 1 चैनल 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात होगी 1946-1947 की। कानन देवी ने कलकत्ता में अशोक कुमार से एक नौजवान एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया। नाम था इफ्तिखार। इफ्तिखार ने कलकत्ता में 2-3 फिल्में हीरो के रूप में की। जब अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज को टेक ओवर कर लिया तो इफ्तिखार उनसे मिलने बंबई आए। शुरुआती मुलाकातों में ही इफ्तिखार और अशोक कुमार बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इफ्तिखार साहब ने अशोक कुमार जी को एक खेल सिखाया, चेस, शतरंज। अशोक कुमार को खेल पसंद आ गया और रोजाना बाजियां जमने लगी। इफ्तिखार हर बाजी जीत जाते थे। यह सिलसिला काफी लंबे वक्त तक चलता रहा। अशोक कुमार कभी जीत नहीं पाए। बकौल ज़ौक़ जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। फिर हुआ यूं कि अचानक अशोक कुमार ने कुछ दिन के लिए इफ्तिखार से मिलना बंद कर दिया। हफ्ते 2 हफ्ते तक अशोक कुमार का कोई पता नहीं था। दरअसल अशोक कुमार इसी बीच काला घोड़ा में अपने घर के पास की ठाकर्स बुक शॉप से शतरंज की एक किताब लेकर आए। किताब को घोट डाला। बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स की जो चालें थीं, जो मूव थे, वो कंठस्थ कर लिए। फिर अचानक एक दिन उन्होंने इफ्तिखार और निर्देशक वसंत जोगलेकर को शतरंज की बाजी के लिए आमंत्रित किया। इफ्तिखार साहब हस्ब मामूल अशोक कुमार को नौसिखिया समझकर खेलने बैठ गए। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि इफ्तिखार और वसंत जोगलेकर दोनों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अशोक कुमार एक के बाद एक बाजी जीतते चले गए। लगातार 4 बाजियां। यह शतरंज का खेल अशोक कुमार और इफ्तिखार को और ज्यादा करीब ले आया और दोनों और गाढ़े दोस्त बन गए। उनकी ये दोस्ती 4 मार्च 1995 तक चलती रही, यानी इफ्तिखार साहब के इस दुनिया से चले जाने। ब्रेक के बाद वक्त होगा लिसनर्स क्वेश्चन के जवाब का। आज पूछा गया है कि क्या कभी मनोहर श्याम जोशी ने राज कपूर के साथ काम किया है? जवाब देने की कोशिश करूंगा एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए
92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। एक सवाल पूछा गया है कि हिंदुस्तान में सोप ओपेरा के जनक मनोहर श्याम जोशी ने राज कपूर के साथ कभी काम किया है? जवाब तलाशने की हमने बहुत कोशिश की। राज कपूर और मनोहर श्याम जोशी के साथ का कोई शाहकार पर्दे पर मुकम्मल शक्ल अख्तियार नहीं कर सका, मगर राज कपूर ने मनोहर श्याम जोशी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें एक फिल्म लिखने का ऑफर जरूर दिया था। फिल्म का नाम था घूंघट के पट खोल। इस फिल्म के लिए मनोहर श्याम जोशी और राज कपूर के बीच कई सिटिंग्स भी हुई। ये सिटिंग्स ज्यादातर राज कपूर के लोनी स्थित फार्म हाउस में हुआ करती थी। घूंघट के पट खोल की कहानी का एक सूत्र मनोहर श्याम जोशी ने अपने संस्मरण लखनऊ मेरा लखनऊ में व्यक्त किया। जवानी के दिनों में जोशी जी को लखनऊ की एक साहित्य गोष्ठी में एक परी चेहरा महिला दिखाई दी। कई दिनों तक उसकी दूसरी झलक न देख पाने के बाद उनके लेखक मन में एक कल्पना उभरी कि नायक हीरो किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की खिड़की से एक चेहरा देखता है। चेहरे ने घूंघट ले रखा है। हीरो इस आधे दिखे घूंघट से ढके कुछ उजरे कुछ निखरे चेहरे पर मोहित हो जाता है। नायक ये अजनबी चेहरा पूरा देख पाता इससे पहले ट्रेन रवाना हो जाती है। हीरो अब उस चेहरे की तलाश में उन तमाम शहरों की खाक छानता फिरता है जिनसे ये ट्रेन गुजरती है। घूंघट के पट खोल की सिटिंग के दौरान जवानी की ये नादान कल्पना मनोहर श्याम जोशी ने राज कपूर को सुनाई थी। राज कपूर को ये दृश्य बहुत पसंद आया और उन्होंने फिल्म इसी दृश्य से शुरू करने की बात भी कही। बहरहाल फिल्म नहीं बन सकी और मनोहर श्याम जोशी राज कपूर कभी एक साथ काम न कर सके। आशा है इस जवाब से आप संतुष्ट होंगे। मेरे मेहरबान दोस्तों, फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कहानियां लेकर, गीत लेकर, आपका दिल बहलाने 92.7 बिग एफएम पर, उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।